हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में 9 मई 2026 को एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी जिसने समाज के पारिवारिक ताने बाने और आधुनिक जीवन शैली के टकराव को एक बेहद खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति राजेश और उनकी पत्नी सुमन ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और इस आत्मघाती कदम के पीछे जो वजह सामने आई है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह पूरा मामला आपसी कलह, वैचारिक मतभेद और पीढ़ीगत अंतराल का एक ऐसा काला अध्याय है जिसका अंत 2 मौतों के साथ हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, और यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह समाज के अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। घटना की जड़ें लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थीं, जब राजेश के इकलौते बेटे आशीष की शादी दिल्ली की रहने वाली स्नेहा के साथ हुई थी। आशीष अपने काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आया जाया करता था, और इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई थी। दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। आशीष के माता पिता शुरुआत में इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि दिल्ली जैसे महानगर में पली बढ़ी लड़की उनके गांव के माहौल में शायद खुद को ढाल न पाए। लेकिन बेटे की जिद और खुशी के आगे माता पिता ने अपने कदम पीछे खींच लिए, और जनवरी 2025 में बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया घर के भीतर का वातावरण दूषित होने लगा। स्नेहा आधुनिक ख्यालात की थी और उसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, रील बनाना और पश्चिमी पहनावा पहनना पसंद था। यही बात उसके सास ससुर को खटकने लगी, जो एक पारंपरिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे। राजेश और सुमन का मानना था कि बहू को गांव की मर्यादा और परंपराओं के हिसाब से रहना चाहिए। उनका कहना था कि दिल्ली में जो जीवन शैली सामान्य मानी जाती है वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में लोगों की चर्चा का विषय बन जाती है। जब भी स्नेहा छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती या घर के भीतर भी आधुनिक पहनावे में रहती तो उसे टोकना शुरू कर दिया जाता था। स्नेहा का तर्क था कि वह शादी से पहले भी ऐसी ही थी और आशीष को उसके बारे में सब कुछ पता था, तो अब शादी के बाद अचानक उस पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। यह विवाद केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इसमें सोशल मीडिया की सक्रियता भी जुड़ गई। स्नेहा के रील बनाने और क्लब जाने की वीडियो डालने पर राजेश को समाज में अपनी बदनामी का डर सताने लगा था। वह अक्सर अपने बेटे आशीष से शिकायत करते थे कि बहू को समझाओ, वरना समाज में हमारा सिर झुक जाएगा। लेकिन आशीष अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा नजर आता था। उसका मानना था कि उसकी पत्नी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का पूरा हक है। जब घर के भीतर संवाद खत्म हो जाता है तो वहां विवाद अपनी जगह बना लेता है। इस मामले में भी यही हुआ। सास ससुर और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस होने लगी। राजेश के भाई रमेश ने पुलिस को बताया कि घर में आए दिन क्लेश रहता था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि आशीष ने अपने चाचा और अन्य रिश्तेदारों को घर आने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि बाहरी लोग हस्तक्षेप करेंगे तो विवाद और बढ़ेगा। राजेश अपने भाई को फोन पर अक्सर अपना दुखड़ा सुनाते थे और कहते थे कि उनका इकलौता बेटा भी अब उनके खिलाफ हो गया है। वह खुद को अपने ही घर में अकेला और अपमानित महसूस करने लगे थे। दूसरी ओर स्नेहा के मायके वालों का भी इस विवाद में दखल बढ़ने लगा था। आरोप है कि स्नेहा के परिवार वाले राजेश और सुमन को धमकी देते थे कि अगर उन्होंने उनकी बेटी को परेशान करना बंद नहीं किया तो वे उन पर कानूनी केस कर देंगे। 9 मई की सुबह राजेश ने हार मान ली। उन्होंने अपने भाई को फोन किया और रोते हुए कहा कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि घर में फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ है और अब वे दोनों जहर खा रहे हैं। रमेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि वह तुरंत उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेश और सुमन ने सल्फास की गोलियां निगल ली थीं। जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पता चला तो वे आनन फानन में उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले गए।
सुमन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ने से ठीक पहले एक बयान दर्ज कराया जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी बहू, उसके माता पिता, उसकी बहन और अपने बेटे आशीष को ठहराया। राजेश को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन अगले दिन सुबह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी फिलहाल परिवार के अन्य सदस्यों के बयान ले रहे हैं और घर के भीतर होने वाले उन विवादों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दो बुजुर्गों को इतना चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। समाज में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या वाकई केवल पहनावा और सोशल मीडिया ऐसी वजह हो सकते हैं जिससे किसी का घर उजड़ जाए। समाज शास्त्रियों का मानना है कि यह केवल कपड़ों का विवाद नहीं था, बल्कि यह दो संस्कृतियों और दो अलग-अलग सोच के बीच का एक हिंसक टकराव था, जहां आपसी सम्मान और समझ की जगह अहंकार और हठ ने ले ली थी। हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी से फिर से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि समाज के इन ज्वलंत मुद्दों पर जागरूक रहें और वीडियो को लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में केवल कानून ही समाधान है या परिवारों के बीच काउंसलिंग की कमी एक बड़ा कारण बनती जा रही है? वर्तमान स्थिति की बात करें तो आशीष और स्नेहा के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या वाकई दंपत्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर यह केवल पारिवारिक मतभेदों का एक दुखद परिणाम था। अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को साबित करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें मानसिक स्थिति और प्रत्यक्ष सबूतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। राजेश के भाई रमेश वर्मा ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और जब उन्हें लगा कि उनका बेटा और बहू उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वे टूट गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्नेहा के परिवार के 10-12 लोग अक्सर गांव आकर राजेश पर दबाव बनाते थे। पानीपत पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं और मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं ताकि मौत से पहले हुई आखिरी बातचीत का पता लगाया जा सके। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। जहां एक ओर व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वहीं दूसरी ओर परिवार के बुजुर्गों की भावनाओं और उनकी सामाजिक चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी पारिवारिक ढांचा ढा देता है। यदि आशीष ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई होती और अपने माता पिता और पत्नी के बीच के मतभेदों को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश की होती तो शायद आज राजेश और सुमन हमारे बीच होते। समाज के हर वर्ग को इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। आत्मघाती कदम उठाना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि घर में विवाद इतना बढ़ गया था कि साथ रहना मुश्किल था, तो अलग रहने का विकल्प चुना जा सकता था। लेकिन जीवन को इस तरह समाप्त कर देना न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरता। पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो पाएगा कि कानून इस मामले में क्या रुख अपनाता है। यह कहानी एक चेतावनी है उन सभी परिवारों के लिए जो आपसी समझ की कमी के कारण बिखर रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उस कड़वाहट को जहर बनने से रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में किसी अन्य माता पिता को ऐसा दर्दनाक फैसला न लेना पड़े। जीवन की चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका मुकाबला धैर्य और विवेक से करना ही मानवता है। परिवार प्रेम और समर्पण की नींव पर टिके होते हैं, और जब यह नींव डगमगाने लगती है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां संवाद के रास्ते हमेशा खुले रहें और किसी की मजबूरी उसे मौत के दरवाजे तक न ले जाए। इस पूरी घटना पर आपकी जो भी सोच हो उसे गरिमा के साथ साझा करें।